गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पिछले सेशन से आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी पिछले सेशन में हमने बात किया था वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में, और उसी को आज कंटिन्यू रखेंगे। उसमें एक टॉपिक आपका है अवध के बेगमों की लूट। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसमें शुरुआत तो हम करेंगे अवध के बेगमों की लूट से, लेकिन उसमें बाकी और भी कुछ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो और कौन से टॉपिक कवर होंगे उसको भी हम लोग बता देते हैं आपको कि और कौन से टॉपिक कवर होंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड जो आज का टॉपिक होगा उसमें हम लोग मेन मुख्य रूप से दो से तीन टॉपिक कवर करेंगे। एक तो आप देखिए, आज का जो टॉपिक है वो भी आपका वॉरेन हेस्टिंग ही है। ठीक है, और इसमें जो सबसे प्रमुख टॉपिक है आज का वो है अवध के बेगमों की लूट। अवध के बेगमों की लूट। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे नंद कुमार को फांसी। इनके समय जो नंद कुमार को फांसी हुई, और इन दोनों घटनाओं की वजह से वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया। तो इसे भी देखेंगे कि क्यों चला, कैसे चला वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग। बर्क के ऑब्लिगेशन पर यह महाभियोग चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग। ठीक है, ये तीन टॉपिक आज कवर करेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका अवध के बेगमों की लूट। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये समझना है कि भाई किस तरह से अवध के बेगमों की लूट को वॉरेन हेस्टिंग ने अंजाम दिया। तो अवध के बेगम कौन थी? ठीक, तो ये अवध की बेगम जो है वो आपके नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी और उनकी माँ है। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, और इनकी माँ थी। कहते हैं शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद जो है इन बेगमों के पास जो है अवध की संपत्ति थी। ठीक, और अवध के नवाब का जो है कंपनी पे काफी धन जो है बकाया था। बकाया क्यों था? क्योंकि आपको पता है कि अवध को ब्रिटिश कंपनी ने बफर स्टेट के रूप में तैयार किया था। अवध की सुरक्षा का दायित्व जो है कंपनी ने अपने ऊपर लिया था। वहां पर एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा था, एक सेना रखा था, जिसके खर्च का भार जो है वो किसके ऊपर था? अवध के ऊपर था। और अवध एक लंबे समय से उस खर्च की आपूर्ति नहीं कर पा रहा था। काफी धन जो है कंपनी का बकाया था। और आप जानते हैं इसी पद्धति को आगे जो है लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि के रूप में क्या करता है? संचालित करता है। ठीक है, तो ये जो बकाया धन है, इस बकाये धन की जो गलत तरीके से वसूली की गई, उसी को अवध के बेगमों की हम क्या कहते हैं? लूट कहते हैं। माना जाता है कि शुजाउद्दौला के बाद जो है जो अगला नवाब बनता है जिसका नाम है आसफुद्दौला। आसफुद्दौला। अब आसफुद्दौला के ऊपर जो है भाई सीधी सी बात है, पिता की संपत्ति जिसको हैंड ओवर होगी वही तो उसका उत्तरदायी भी होगा। जो उसका बकाया है उस बकाये का उत्तरदायित्व तो भी उसी के ऊपर आएगा, और जो लाभ है उसका उत्तरदायी भी वही होगा। ठीक है, माना जाता है कि आसफुद्दौला जो है जब नवाब बना तो नवाब बनने के बाद समय जो है यानी 75 में ये नवाब बनते हैं। 75 से लेकर 97 तक ये रहे। ठीक है, तो 75 से 79 तक जो है ये क्या, सॉरी 97 तक क्या रहते हैं? नवाब रहते हैं। और जब ये नवाब बने तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि 3 लाख जो है
3 लाख की आपूर्ति जो है इन्होंने कंपनी को किया। ठीक है, जो बकाया था उसमें से इन्होंने क्या किया, 3 लाख की आपूर्ति कंपनी को कर दिया कि भाई आप 3 लाख जो है हमसे ले लीजिए। 3 लाख रुपए नहीं है, ये 3 लाख पाउंड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाउंड जो है वो ब्रिटिश मुद्रा है, यानी भारतीय रुपए में इसका दाम जो है कई गुना रहा होगा। ठीक, तो 3 लाख पाउंड की आपूर्ति उन्होंने किया, लेकिन कहा जाता है इससे पूर्व भी, और ये आपूर्ति कहां से हो रही थी, यह आपूर्ति असफुद्दौला अपनी अवध के बेगमों से लेकर कर रहा था। ठीक है, 3 लाख अवध की बेगमों ने पहले दिया, इससे पहले भी अवध की बेगमों ने इनको 2.5 लाख रुपए दे चुका था, मैंने दिया था इनको, पहले बनने के बाद 3 लाख दिया, लेकिन इससे पूर्व भी वो 2.5 लाख रुपए इनको दे चुकी थी। ठीक है, 2.5 लाख पाउंड जो है, इससे पहले भी अवध की बेगमों ने क्या किया था, दिया था, लेकिन फिर भी जो बकाया था वह पूरा नहीं हो पा रहा था, यानी कंपनी का जो बकाया था आपके अवध के ऊपर, उसकी आपूर्ति अभी भी नहीं हो पा रही थी। तो माना जाता है कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट है, जब उसने 3 लाख रुपए, जब मतलब 3 लाख रुपए उसे मिले थे, ठीक है, तो ब्रिटिश रेजिडेंट यानी कलकत्ता काउंसिल ने इस बात की गारंटी दिया था कि भविष्य में इस प्रकार की मांग वो दोबारा कभी नहीं करेगा। ठीक है, यानी जब 3 लाख पाया तो उस समय उसने प्रॉमिस किया, कलकत्ता रेजिडेंट ने या कलकत्ता काउंसिल ने, कि भाई एक बार आप दे दो, ठीक है, इसके बाद दोबारा हम डिमांड नहीं करेंगे और भविष्य में इस तरह की मांग नहीं दिखाएंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आया तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया भाई, उस वादे को वॉरेन हेस्टिंग क्या किया, भूल जाता है और पुनः जो है उसने आसफुद्दौला से क्या किया, धन की डिमांड किया। नवाब के सामने उसने धन का प्रस्ताव रखा कि भाई ऐसा है, जो आप जो बकाया है उसको क्या करो, कंप्लीट करो, उसे पूरा करो। ठीक है, अब प्रश्न ये था कि जो आसफुद्दौला है उसने ये प्रस्ताव रखा कि भाई मेरे पास तो है नहीं, ठीक है, मैं कहां से आपके बकाये की आपूर्ति करूंगा। आप ऐसा करिए कि आप जो है, आप अवध के बेगमों के ऊपर क्या करिए, दबाव बनाइए। ठीक है, और सुरक्षा के नाम पर हम उनसे धन की आपूर्ति कर सकते हैं या उनसे धन की मांग कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि 1781 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है चुनार की संधि। 1781 में चुनार की संधि हुई थी, और ये चुनार की संधि में ये प्रावधान था, और ये संधि जो है कलकत्ता काउंसिल और अवध के बीच थी। किसके किसके बीच थी, कलकत्ता काउंसिल और अवध के बीच थी। चुनार की संधि के तहत ये आश्वासन दिया गया था इसको, अवध की बेगमों को, कि कलकत्ता काउंसिल द्वारा जागीरें व कोष रखने की अनुमति आपको दी जाती है। यानी अवध की बेगमों को ही एक तरह से विधिक अधिकार प्रदान किया था कलकत्ता काउंसिल ने शुजाउद्दौला की जागीर और उसके राजकोष पर। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी डिमांड कंपनी या आसफुद्दौला के द्वारा अवध के बेगमों के राजकोष से की जाती, वह उनकी मर्जी के अनुसार होना चाहिए था। ठीक है, और अगर उनकी मर्जी के अनुसार नहीं है तो वो क्या होगा, लूट होगा एक तरह से, उसे हम एक गलत तरीका ही कहेंगे, उसे हम लूट की संज्ञा देंगे। क्योंकि आपने ही 1781 में चुनार की संधि के तहत कलकत्ता काउंसिल ने अवध की बेगमों को इस बात का विधिक अधिकार दिया कि शुजाउद्दौला की जो जागीर है और जो उसका राजकोष है उसे आप अपने पास क्या कर सकती हैं, रख सकती हैं। ठीक है, लेकिन कहते इसके बावजूद हेस्टिंग ने नवाब को उनकी जागीरों पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, अब सोचिए, एक तरफ आप संधि के तहत उन जागीरों पर अनुमति आपने दिया, किसे आपने दिया, अवध की बेगमों को, वहीं दूसरी तरफ आप आसफुद्दौला को भी उन जागीरों पर अधिकार करने की क्या कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि आप अपने ही संधि का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। आप अपने द्वारा किए गए वादे का ही क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। अब नवाब द्वारा जो है बेगमों से धन छीनने में कहीं न कहीं थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी कि उनकी जागीरें उनके धन को कैसे छीने, भाई है तो उसी खानदान का। जब आप गवर्नर होते हुए ये कह रहे हैं कि नहीं आप जागीरें प्राप्त करिए, तो सीधी सी बात है कि आसफुद्दौला जो इसी खानदान का है वो कैसे जो है इन बेगमों के खिलाफ जा सकता है। तो यहां पर क्या किया गया, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है फैजाबाद के महल जहां बेगमें रहती थी, ठीक है, उस महल पर आक्रमण करवाया गया, यानी महल को चारों तरफ से सेना से घिरवा दिया गया। ठीक है,
न केवल सेना से घिरवाया गया, बल्कि कहा जाता है कि उस राजमहल में जो अ, राजमहल में जो दास थे उस समय, ठीक है, या जो उभयलिंगी होते हैं जिनको आप सामान्य शब्दों में जो है हिजड़ा कहते हैं, उन हिजड़ों को जो है बंदी बना के सैनिकों ने, अंग्रेज सैनिकों ने बुरी तरह क्या किया, पीटा। ठीक है। अब इस पीटने का या कोड़े मारने का मतलब क्या था भाई? 1782 में जो है, जब इन्होंने उस फैजाबाद के महल को घेर लिया और घेर कर उसे हिजड़ों को मारा और हिजड़ों को बंदी बनाया, ये दर्शाता है कि आप अवध की बेगमों पे क्या कर रहे हो, दबाव बना रहे हो। ठीक है। अवध की बेगमों पर गैर कानूनी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। परिणाम इसका ये हुआ कि अवध की बेगमों ने डर की वजह से क्या किया, 10.5 लाख पाउंड जो है, ठीक है, 10 लाख पाउंड जो है, उन्होंने क्या किया, आसफुद्दौला को सौंप दिया। आसफुद्दौला सुरक्षा के नाम पर 10.5 लाख पाउंड जो है अवध की बेगमों से क्या किया, लूट लिया। और इसमें से जो है उसने जो बकाया था कंपनी का, उस बकाये धनराशि की उसने क्या कर दी, आपूर्ति कर दी। ठीक है। 10.5 लाख का खजाना जो है वो किसको मिला, आसफुद्दौला को मिला। और आसफुद्दौला इसी खजाने से कंपनी के बकाये की क्या करता है, आपूर्ति करता है। अब ये जो तरीका था बच्चों, वो बेहद क्या है, दयनीय है और बेहद गलत है। और इसीलिए अल्फ्रेड लॉयल जो एक अंग्रेज हैं, वो इस समय इस घटना का आलोचना करते हैं और कहते हैं यह ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया एक कायराना कार्य था, किया गया एक कायराना वो था। हाँ जी सर, मॉर्निंग। आज तो मुझे घर निकलना है, टिकट है मेरा। हाँ, तो देखिए बच्चों, कोई नहीं, एक सर का फोन आ गया था जरूरी जो है। अब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि अवध की बेगमों से गैर कानूनी तरीके से धन की क्या की गई, आपूर्ति की गई। और इसी घटना को हम अवध के बेगमों की क्या कहते हैं, लूट कहते हैं। ठीक। अब इसके अतिरिक्त जो है एक घटना बच्चों और थी। ठीक है। और वह घटना है चैत सिंह का मामला। ठीक है, उसे भी समझ लेते हैं। चैत सिंह कौन है? ठीक है, चैत सिंह बलवंत सिंह के क्या है, पुत्र हैं। चैत सिंह की घटना को जरा सा समझिएगा। चैत सिंह बच्चों कौन है? तो ये बनारस के राजा, बनारस के राजा बलवंत सिंह के पुत्र। बनारस के राजा बलवंत सिंह के क्या हैं, पुत्र हैं। ठीक है। और माना जाता है कि बनारस के राजा बलवंत सिंह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के क्या थे, अधीन थे। यानी जो बनारस की ये जागीर है, ठीक है, तो बनारस की जागीर जो है ये किसके अधीन है, ये अवध के नवाब के अधीन जागीर थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के अधीन जागीर थी। आम हो गया बच्चों। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के अधीन क्या है, जागीर। ठीक है। लेकिन इसमें क्या ऐसा परिवर्तन हुआ, क्या ऐसा बदलाव हुआ जिसकी वजह से जो है दिक्कतें आई? 5 जुलाई 1775 को बच्चों क्या होती है, एक संधि होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फैजाबाद की संधि। 5 जुलाई 1775, 1775 को फैजाबाद की संधि होती है। और यह संधि जो है कलकत्ता काउंसिल और अवध के नवाब के बीच होती है। इसकी किसके बीच हुई?
कलकत्ता काउंसिल और अवध के नवाब के बीच होती है। फैजाबाद की जो संधि हुई, फैजाबाद बच्चों उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, कहते हैं कि इस संधि के तहत जो है, यह जो जागीर थी बच्चों, ठीक है, जिसके उत्तराधिकारी वर्तमान में कौन है, चैत सिंह है, जो बलवंत सिंह के क्या हैं, बेटे हैं। इस जागीर को सौंप दिया गया किसे, अंग्रेजों को। कौन सी जागीर, बनारस की जागीर। ठीक है, इस संधि के तहत जो है, अब जो बनारस की जागीर है, बनारस की जागीर जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई। बनारस की जागीर अंग्रेजों के हाथ में चली गई, लेकिन राजा तो वहां के अभी भी कौन है, अवध माने चैत सिंह है। ठीक है, जागीर का मालिकाना हक चला जाता है किसके हाथ में, आपके अंग्रेजी कंपनी के हाथ में। लेकिन यहां पर जो है, कंपनी ने ये वादा किया, इस संधि के तहत ये वादा किया कंपनी ने कि चैत सिंह अवध के नवाब को जो धन चुकाते थे, ठीक है, कितना चुकाते थे, तो 22.5 लाख। भाई 22.5 लाख जो है बनारस के राजा चैत सिंह जो है वो किसको पहले देते थे, वो नवाब शुजाउद्दौला को पहले देते थे। ठीक है, और इस संधि के तहत ये कहा गया कि भाई आपका केवल मालिकाना हक आपका बदल रहा है, आपके दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल आप अब अवध के नवाब के अधीनता को त्याग कर आप अंग्रेजों के अधीन आ गए। आपको केवल क्या करना है, आपको ये 22.5 लाख रुपए जो है ये पे करते रहना है, किसको, अंग्रेजों को। जो आप अवध के नवाब को पे करते थे, अब वो आप किसको देंगे, अब वो आप देंगे बच्चों किससे, अंग्रेजों को। ठीक है, और यहां पर ये प्रॉमिस किया गया कि हम इससे अधिक धन की डिमांड जो है वो आपसे नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर ये कंपनी ने वादा किया कि हम इससे ज्यादा धन जो है आपसे डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि कंपनी ने यहां चैत सिंह जो ये बनारस के राजा थे या अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, ठीक है, ये प्रॉमिस किया कि हम किसी भी अन्य तरीके का हस्तक्षेप भी आपके इस जागीर में नहीं करेंगे, यानी किसी अन्य व्यक्ति को राजा के अधिकार में हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाएगा। जो राजा चैत सिंह हैं, जिन अधिकारों के साथ हैं, वो उसी अधिकार के साथ क्या रहेंगे, बने रहेंगे। और हमारा ये दायित्व तो होगा कि उस क्षेत्र में किसी भी तरह से शांति भंग ना हो, यानी बनारस की सुरक्षा का दायित्व तो भी यहां पर वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, लिया, फैजाबाद की संधि के तहत। मामला कहां पे उलझ गया, मामला उलझ तब गया जब फ्रांसीसियों से लड़ाई प्रारंभ होती है अंग्रेजों की। और जब फ्रांसीसियों से लड़ाई प्रारंभ हुई तो 1778, मात्र 3 साल बाद जो है, मात्र 3 साल बाद जो है, वॉरेन हेस्टिंग अपने इस संधि के विरुद्ध जाते हुए राजा चैत सिंह से धन की क्या करता है, डिमांड करता है। ठीक है, 1778 में वॉरेन हेस्टिंग, 1778 में वॉरेन हेस्टिंग राजा चैत सिंह से फ्रांसीसी युद्ध के समय, राजा चैत सिंह से 5 लाख की क्या करता है, डिमांड करता है, 5 लाख की मांग किया। और मजबूर होकर राजा चैत सिंह को ये 5 लाख क्या हो करने पड़े, देने पड़े बच्चों। ठीक है, अब ये एक तरह से क्या था, संधि का उल्लंघन था। चलो, पहली बार आपने डिमांड किया, एक्स्ट्रा डिमांड किया, राजा चैत सिंह ने किसी तरह उसे क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया भाई। ठीक है, लेकिन आपने फिर तुरंत जो है क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने 2000 घुड़सवार सेना की डिमांड कर दिया कि ऐसा करो कि हमें 2000 घुड़सवार सेना की क्या करो, मदद करो, घुड़सवार सेना की मदद। अब यहां पे राजा चैत सिंह क्या होते हैं, असमर्थता व्यक्त कर देते हैं। और राजा चैत सिंह असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भाई ऐसा है, जो 2000 की डिमांड आप कर रहे हो, वहां पर आपको मैं 1000 की सर्विस दे दे रहा हूं, यानी 1000 घुड़सवार हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 1000 घुड़सवार आपको हम दे रहे हैं। कहते हैं कि यहां पर जैसे ही 1000 का प्रस्ताव रखा राजा चैत सिंह बनारस के, वॉरेन हेस्टिंग क्या होता है, भड़क जाता है, क्रोधित हो गया। और क्रोधित होने के बाद जो है उसने राजा चैत सिंह पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। उसने राजा चैत सिंह पर क्या किया, 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, 50 लाख का जुर्माना। ठीक है, राजा चैत सिंह पर 50 लाख का क्या किया, जुर्माना लगा दिया।
अब प्रश्न यह है कि राजा चैत सिंह इस जुर्माने की आपूर्ति कहां से करेंगे, यानी उनके जागीर की वार्षिक आय भी इतनी नहीं थी कितना जुर्माना यहां पर क्या किया गया, लगाया गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग नाराज होकर जब ये जुर्माना लगा दिया, अब राजा चैत सिंह बच्चों क्या थे, परेशान थे। इसी समय एक स्टेटमेंट आता है आपके लॉर्ड मैकाले का। ठीक है, लॉर्ड मैकाले हालांकि अभी भारत में नहीं है। ठीक है, जब भारत में आया मैकाले, उस समय उसने ये बताया कि इनकी इन गतिविधियों का क्या रीजन था। तो मैकाले कहता है, मैकाले बच्चों कहता है कि हेस्टिंग की योजना अधिक से अधिक धन मांगने की थी। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहता था, धन इकट्ठा करना चाहता था, जिससे विवश होकर क्या करे, जो बनारस का राजा है वो समर्पण कर दे और अंततः बनारस की जागीर जो है वो अंग्रेजों के क्या हो जाए, अधीन हो जाए। क्योंकि अभी विधिक तौर पर तो बनारस की जागीर वो ले नहीं सकता था, क्योंकि संधि के तहत बनारस की जागीर पर केवल उसका एक प्रभावी अधिकार, या कहिए कि एक अधिकार तरह मने उस तरह से था फैजाबाद की संधि के तहत, लेकिन डायरेक्ट जो है उस पर प्रत्यक्ष अधिकार अपना करना चाहता था कौन, वॉरेन हेस्टिंग। इसलिए वो राजा चैत सिंह को क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था। 50 लाख जुर्माना लगाने के बाद जो है वह अपनी सेना के साथ क्या करता है, बनारस की तरफ कूच कर जाता है। और जब राजा चैत सिंह ने यह देखा कि भाई आक्रमण के उद्देश्य से राजा माने वॉरेन हेस्टिंग आ रहा है, तो बनारस पहुंचने से पहले बक्सर, बक्सर जो आपके बिहार में पड़ता है, बक्सर में जो है राजा चैत सिंह क्या करते हैं, स्वागत करते हैं किसका, वॉरेन हेस्टिंग का। राजा चैत सिंह स्वागत करते हैं वॉरेन हेस्टिंग का, और यहां पर इन्होंने अपने सर की पगड़ी जो है उतारकर वॉरेन हेस्टिंग के पैर पर क्या किया, रख दिया। पगड़ी रखने का मतलब होता कि अपना सारा मान सम्मान क्या करना, त्याग देना। ठीक है भाई, पगड़ी हिंदुस्तान की संस्कृति में जो है पगड़ी आपका क्या है, सम्मान है। ठीक, तो यहां पर जब वॉरेन हेस्टिंग के पैरों पर इन्होंने अपनी पगड़ी रखा, तो कहा जाता है कि इनके कुछ सैनिक जो थे वो इस कायराना हरकत से या वॉरेन हेस्टिंग के इस बर्ताव से क्या होते हैं, भड़क जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पगड़ी रखने के बावजूद जो है वॉरेन हेस्टिंग इनको क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, जैसे ही राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया, जो सैनिक थे उनका जोश जागा। ठीक है, और उन्होंने अपने राजा के सम्मान में जो है क्या कर दिया, एक विद्रोह कर दिया, और यहां पर कई अंग्रेजों की बच्चों क्या हो गई, हत्या हो गई। माना जाता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग है वो भाग कर जो है चुनार के किले में क्या करता है, शरण लेता है। चुनार के किले में भागकर शरण लेना पड़ा किसको, वॉरेन हेस्टिंग को। चुनार का किला जो है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो चुनार के दुर्ग में वॉरेन हेस्टिंग शरण लेता है, लेकिन बहुत जल्द जो है यह अपने स्थिति को पुनः क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, यानी फिर से मजबूत स्थिति में आ जाता है, फिर से मजबूत स्थिति में क्या करता है, आ जाता है। ठीक है, तो चुनार के दुर्ग में वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, शरण लेता है। ठीक, और यहां पर जो है, यहां पर बच्चों क्या हुआ कि जब वॉरेन हेस्टिंग अपनी पुनः स्थिति प्राप्त कर लिया, तो उसने राजा चैत सिंह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, और राजा चैत सिंह को भाग कर कहां पे शरण लेना पड़ा, ग्वालियर के। ठीक है, राजा चैत सिंह भाग गए कहां, ग्वालियर। राजा चैत सिंह ग्वालियर चले गए, और इनके भतीजे को उसने बनारस क्या किया, सौंप दिया। राजा चैत सिंह के भतीजे को वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, बनारस सौंप देता है। ठीक है, लेकिन यहां पर उसकी शर्तें जो है क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, शर्तें उसकी बदल जाती हैं। ठीक है, अब शर्तें उसकी क्या बदल गई, आपको पता है कि उसने 50 लाख का जुर्माना लगाया था। ठीक है, 50 लाख का जो जुर्माना था उसमें बस मामूली सी उसने गिरावट कर दी, उसे घटाकर उसने कितना कर दिया, 40 लाख जुर्माना। ठीक है, अब उसने 40 लाख जुर्माना ही नहीं किया, बल्कि आप इसे एनुअल अदा करोगे, वार्षिक अब आपको कितना देना होगा, 40 लाख देना होगा, जो आप पहले कितना देते थे, 22.5 लाख। ठीक है, तो इसे जो है चैत सिंह की लूट भी कह सकते हो आप, या चैत सिंह, राजा बनारस के राजा चैत सिंह के साथ जो है ये वॉरेन हेस्टिंग का जो है कायराना क्या था, कर्तव्य था, ये कायराना हरकत थी। ठीक है, माना जाता है कि यहाँ पे ज्यादा इनको लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब राजा चैत सिंह ग्वालियर भाग के गए तो बहुत सारा धन जो है ये स्वयं लेके भाग गए थे। ठीक है, ग्वालियर लेके चले गए। दूसरा, 23 लाख जो है
सैनिकों ने लूट लिया। किसके सैनिकों ने? राजा चैत सिंह के सैनिकों ने लूटा। ठीक है, तो ज्यादा तो यहां बचा नहीं। तो वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में यह कहा जाता है कि जितना खर्च वॉरेन हेस्टिंग ने बनारस पर आक्रमण के लिए किया था, उतना भी वो लूट में पाया नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने हेस्टिंग को क्या किया? लताड़ा। ठीक है, मैंने उस पे उसकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और माना जाता है कि यह असमर्थनीय और विवेकहीन जो है नीति थी, किसकी? वॉरेन हेस्टिंग की। इस नीति को नाम दिया गया असमर्थनीय और विवेकहीन नीति। असमर्थनीय एवं विवेकहीन नीति माना गया इसे, इस घटना को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो दो घटनाएं हैं, यानी राजा चैत सिंह और आपके राजा अवध के बेगमों की लूट, ये दोनों घटनाएं जो है ये वॉरेन हेस्टिंग के लिए बच्चों आगे चलकर इन पे महाभियोग चलाने का क्या बनेगा? मामला बनेगा। ठीक है, और कहते हैं कि चैत सिंह मामले में जो वॉरेन हेस्टिंग का जो व्यवहार रहा वो बेहद निष्ठुर, अन्यायी और अत्याचार पूर्ण रहा, ऐसा अंग्रेजों ने भी कहा। केवल हम ही नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा उस समय के लोगों ने भी कहा, ऐसा उस समय के अंग्रेजों ने भी कहा। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वॉरेन हेस्टिंग के समय की और भी कोई घटना है? ठीक है, जी हाँ बच्चों, एक छोटी सी घटना है जिसे हम गोरखपुर का अत्याचार कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोरखपुर का अत्याचार। गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश में वर्तमान सीएम योगीनाथ का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है। वहीं पे आपके गोरखनाथ का मठ भी है। ठीक है, तो गोरखनाथ के इस मठ में, यानी आपके उस तत्कालीन गोरखपुर में ऐसा क्या हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय, जिसे हम गोरखपुर का अत्याचार कहते हैं? ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? गोरखपुर का अत्याचार। इसे आप क्या कहते हैं? गोरखपुर का अत्याचार। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए, गोरखपुर के अत्याचार का उल्लेख जो है, एक इतिहासकार कोलब्रुक है। ठीक है, कोलब्रुक कहता है कि यह वॉरेन हेस्टिंग के समय की सबसे निंदनीय घटना थी। वॉरेन हेस्टिंग के वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल की सबसे निंदनीय घटना थी। तो ऐसी कौन सी घटना है जो आप निंदनीय बता रहे हैं? भाई कौन सा ऐसा काम हुआ जो है वहां पर कि आप इसे निंदनीय कह रहे हैं बच्चों? कहते हैं कि यहां पर एक घटना ये घटी थी कि जो उस समय कर्नल हैनले उनका नाम था। ठीक है, 1778 की घटना है। हैनलो हैनले को बच्चों कंपनी की नौकरी से निकाल कर जो है अवध के नवाब के संरक्षण भेजा गया था। कहां पर? अवध के नवाब के संरक्षण में। कहां से? कंपनी से भेजा गया था। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अवध के नवाब के संरक्षण भेजा गया। इसको भेजा गया, हैनले को भेजा गया। हैनले, ठीक, पहले ये कंपनी का कर्मचारी था और कंपनी ने इसे निकालकर कहां भेज दिया? अवध के नवाब के यहां, उसके सेवा में भेज दिया। ठीक है, अब नवाब पर दबाव डालकर इस हैनले ने क्या किया बच्चों? नवाब पर दबाव बनाया इसने। किस नवाब पर? अवध के नवाब पर दबाव बनाया। और अवध के नवाब पर दबाव बनाकर इसने क्या किया कि जो गोरखपुर और बहराइच, बहराइच भी एक जिला है बच्चों। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि बहराइच में कौन सी सूफी संत की मजार है। ठीक है, इसने क्या किया? अवध के नवाब पर दबाव बनाकर बहराइच और गोरखपुर, बहराइच एवं गोरखपुर, इन दो जागीरों की
दीवानी और फौजदारी यानी प्रशासन का अधिकार और राजस्व अधिकार, दोनों अधिकार इसने क्या किए, प्राप्त कर लिए। ठीक है, क्योंकि प्रशासन अपने हाथ में होगा तभी तो मनमानी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हैनले ने जब अवध के नवाब से जो है गोरखपुर और बहराइच की दीवानी और फौजदारी दोनों जब इसने अर्जित कर लिया, तो परिणाम ये हुआ कि हैनले जो है यहाँ पे लूट चलाना शुरू किया। लूट का मतलब जो है कि एकदम मनमानी, कोई भी रेट नहीं होता था कि भाई इस दर से हमें राजस्व वसूलना है। पूरी तरह जितना उत्पादन होता था सारा कुछ ये बच्चों क्या करता था, ले लेता था। वहां के जो राजस्व अधिकारी थे उन पे दबाव बनाकर ये सारे जो रेवेन्यू थे उन पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। ठीक, अब परेशानी ये होने लगी कि 3 वर्ष के भीतर ही कहा जाता है कि गोरखपुर वीरान सा बन गया। मात्र हैनले के 3 वर्ष के कार्यकाल में गोरखपुर क्या होता है, वीरान बन जाता है केवल 3 वर्ष में। और यहां से जो लोग थे वह छोड़कर क्या होते हैं, जाने लगते हैं। कहा जाता है कि बहुत से लोग जो है वो भूख से मर गए। ठीक, उनके पास भोजन के लिए अनाज तक नहीं होता था। लोगों को अपने बच्चे बेचने तक पड़ रहे थे। ठीक, और इस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, वो है आपके वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल रहते हुए यदि उनके ही अधिकार क्षेत्र में उनके ही एक कर्मचारी के द्वारा इतनी बुरी तरह से कहीं के लोगों को या किसी क्षेत्र के लोगों को परेशान किया जा रहा है, या उनसे इतना राजस्व वसूला जा रहा है कि उनके बच्चों को भोजन भी न मिल पाए और वो बच्चों को बेचने पर मजबूर हो जाएं, भूख से बच्चे मर जाएं। ठीक है, लोग अपना घर बार छोड़कर जो है अपनी खेत अपनी जमीन छोड़कर पलायन कर जाएं, तो इस घटना को जो है आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि हेस्टिंग जो है जब हैनवे को नवाब पर पुनः थोपने का प्रयास किया है, एक बार तो हैनवे को वहां से हटा लिया गया और फिर से इसे अवध के नवाब के यहाँ वॉरेन हेस्टिंग भेजना चाहता था। नवाब ने पत्र लिखा वॉरेन हेस्टिंग को, जनाब इसे मत भेजो मेरे यहाँ, यदि आप इसे भेजोगे तो मैं स्वयं अपना राज्य छोड़कर भाग जाऊंगा। अब सोचिए आपके राजा में कितनी ताकत और कितना आत्मविश्वास था। ठीक है, कि वह एक सामान्य कर्मचारी के प्रस्ताव को भी दमदारी से आत्मविश्वास से ठुकरा नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि अगर इसको भेजोगे तो मैं वही छोड़ के चला जाऊंगा। ये दर्शाता है कि आप जो है उस समय असमर्थ थे। ठीक है, आप इतनी ज्यादा अधीनता स्वीकार कर चुके थे गवर्नर की या अंग्रेजों की कि आप जो है उनका प्रत्युत्तर करने में भी क्या थे, सक्षम नहीं थे। ठीक है, आप उनका जवाब देने में भी बच्चों क्या थे, सक्षम नहीं थे। ठीक, अब यहां पर जो है, अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर बच्चों एक नया केस उभर कर आया। ठीक है, और वो है वॉरेन हेस्टिंग के इन कार्यों का परिणाम क्या रहा। ठीक है भाई, यहां पर तो अवध के नवाब ने कह दिया कि मैं तो हजरत मोहम्मद की कसम खाता हूं कि अगर इस हैनले को हमारे राज्य में पुनः भेजोगे तो हम ही छोड़कर क्या होंगे, चले जाएंगे। ठीक, लेकिन जो काम वॉरेन हेस्टिंग ने किया उस काम का परिणाम वॉरेन हेस्टिंग को क्या मिला। वॉरेन हेस्टिंग अंततः बच्चों हालांकि हैनले को उन्होंने बर्खास्त किया। ठीक है, लेकिन इन सभी घटनाओं के लिए वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। इन सभी घटनाओं के लिए वॉरेन हेस्टिंग पर क्या चलाया गया, महाभियोग। ठीक है, क्या चलाया गया, महाभियोग चलाया गया। ठीक है, अब यहां पर वॉरेन हेस्टिंग पर जो महाभियोग चलाया गया था, ठीक है, उस महाभियोग की शुरुआत जो है 1778 में हुई, सॉरी 1788 में हुई थी। ठीक है, जिसकी शुरुआत किसने किया था, बर्क ने। बर्क के प्रस्ताव पर बच्चों ये मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, और बर्क जो है केवल अकेले नहीं था, दो और थे, एक था सैरिडन और दूसरा था फॉक्स। ठीक है, इनके साथ जो है सैरिडन भी थे और फॉक्स भी थे। इन्होंने भी प्रस्ताव लगाया था कि भाई वॉरेन हेस्टिंग पर
मुकदमा क्या किया जाए, चलाया जाए, वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इनका मानना ये था कि वॉरेन हेस्टिंग ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से भारत में क्या किया है, धन का अर्जन किया है। ठीक है, उन्होंने गलत तरीके से भारत में क्या किया है, धन कमाया है। इसीलिए माना जाता है कि बर्क स्वयं जो है इनके लिए कई नामों का, कई ऐसे टाइटल का उपयोग करता है जिसको आपको भी जानना चाहिए। ठीक है, चूहा और नेवला। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के लिए जिन शब्दों का उपयोग बर्क ने किया है, उस शब्द बच्चों इस तरह से कुछ हैं। वॉरेन हेस्टिंग को बर्क जो है क्या कहता है, चूहा और नेवला कहता है, चूहा एवं नेवला कहता है। ठीक है, साथ साथ जो है, साथ साथ जो है इनको जो है अन्याय का मुखिया कहता है। वॉरेन हेस्टिंग को बर्क जो है अन्याय का मुखिया कहता है, लीडर कहता है। मुखिया मतलब लीडर, भाई इंग्लिश भाषा में हम इनको क्या कहेंगे, लीडर कहेंगे। ठीक है, एक झूठा बैलों का ठेकेदार, एक झूठे बैलों का ठेकेदार, बैलों का ठेकेदार, ये सारे शब्द जो है वॉरेन हेस्टिंग के लिए बर्क द्वारा क्या किए गए, प्रयोग किए गए। ठीक है, और बर्क पर जो महाभियोग चलाया गया, उस महाभियोग में जो आधार बनाया गया जिन घटनाओं का, ठीक है, वो घटनाएं कौन कौन सी थी जिनके लिए इन पर मुकदमा चलाया गया था। तो उस घटना में थी अवध के बेगमों की लूट, अवध के बेगमों की लूट, अवध के बेगमों की लूट, नंद कुमार को फांसी, नंद कुमार को फांसी, राजा चैत सिंह के साथ अन्याय, राजा चैत सिंह से अन्याय, गोरखपुर का अत्याचार, गोरखपुर का अत्याचार। ठीक है, ये सारी घटनाओं के लिए जो है यहां पर क्या किया गया, इसके ऊपर चलाया गया बच्चों महाभियोग। ठीक, अच्छा, इस घटना की जो चर्चा है वो वॉरेन हेस्टिंग की जीवनी में भी किया गया है। इसको लिखने का काम किया था J.R. ग्लिक ने बच्चों। ठीक है, J.R. ग्लिक ने ये जीवनी लिखा था वॉरेन हेस्टिंग की, कि मेमोरीज ऑफ लाइफ ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, मेमोरीज ऑफ द लाइफ, दूसरे पेज पे लिख देते हैं, ऑफ द लाइफ वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग की जो जीवनी लिखा है वो लिखा है J.R. ग्लीग ने। ठीक है, किसने लिखा है, J.R. ग्लीग ने लिखा है। और इसमें उन्होंने इसके आधार को क्या किया है, बताया है कि किन आधारों पर वॉरेन हेस्टिंग पर जो है चलाया गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बच्चों स्वयं 3 भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक, अंग्रेजी तो जानता ही था, अंग्रेजी के अतिरिक्त जो है वॉरेन हेस्टिंग जो है, वॉरेन हेस्टिंग फारसी, अरबी और बांग्ला, बाकी अंग्रेजी तो वो स्वयं बोलता था। इन भाषाओं का भी बच्चों वो क्या था, ज्ञाता था। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में इसने कलकत्ता मदरसे की बच्चों क्या किया था, स्थापना किया था। शिक्षा के क्षेत्र में इसने थोड़ा सा योगदान भारत में दिया। ठीक है, और कुछ भारतीय जो है इसके बड़े खास मित्र हुआ करते थे, जिसमें विशंभर पंडित, विशंभर पंडित, गंगा गोविंद सिंह और इब्राहिम खां, ये इनके बड़े घनिष्ठ भारतीय मित्र थे। ठीक है, अगर मित्रों की बात करें कि वॉरेन हेस्टिंग के भारतीय मित्र कौन थे,
इनके भारतीय मित्र कौन कौन से थे? उसमें नाम आता है इब्राहिम खां अली, ठीक है। दूसरा गंगा गोबिंद सिंह, और विशंभर। ये जो थे बच्चों, ये इनके क्या थे? भारतीय मित्र थे। विशंभर पंडित इनको पूरा नाम है, ठीक है। पूरा नाम इनका क्या है? विशंभर पंडित। ये इनके भारतीय मित्र हैं जो बेहद घनिष्ठ थे और इनके काफी क्या थे? नजदीक थे। एक मिनट बच्चों, ब्लर कर रहा था। ठीक, तो यहां पर बच्चों आप देखें, कहते हैं वॉरेन हेस्टिंग के समय जो है, वॉरेन हेस्टिंग के समय जब इन पे महाभियोग चलाया गया था, ठीक है, तो ये माना गया था कि इन्होंने भी क्लायू की तरह जो है गलत तरीके से क्या किया है? धन का अर्जन किया है, ठीक। और उसी की तरह, क्लायू की तरह ये भी लालची थे, क्योंकि आपको पता है कि क्लायू पर भी महाभियोग चलाया गया था, लेकिन बाद में क्लायू पर से हटा लिया गया। तो जब इन पे महाभियोग चलाया गया वॉरेन हेस्टिंग पे, तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा, जनाब मैंने कंपनी को स्टेब्लिश किया, मैंने कंपनी को एक बेहतर प्रशासन दिया, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि जो हमारा काम है भारत में कंपनी की तरफ से, उस काम को देखते हुए हमें क्या की जाए? छूट दी जाए, ठीक है। उस काम को देखते हुए हमें छूट प्रदान की जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बच्चों, ठीक। और वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया और अंततः वॉरेन हेस्टिंग दोषी पाए गए, ठीक। तो ये तो रही वॉरेन हेस्टिंग की घटना, ठीक है। ये बच्चों वॉरेन हेस्टिंग की घटना है। अब वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में एक टॉपिक आपका रह गया था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। तो उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपको संविधान का ऐतिहासिक विकास यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो संविधान का डेवलपमेंट है, उसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, फिर अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।